हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नीरज सिंह आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर ऑल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। साथियों, हम सभी लोग सीटेट पेपर 2, बीपीएससी टीआरई 4 और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाएं जिसमें एनसीईआरटी साइंस से प्रश्न आते हैं, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए हम सभी लोग एनसीईआरटी साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम सभी लोग क्लास 6 के एनसीईआरटी साइंस का अध्ययन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम सभी लोग अभी तक 1 से लेकर 7 लेसन तक पूरे पाठों को अध्ययन कर चुके हैं। यदि आप लोग उन सभी क्लास को नहीं देखे हैं तो एनसीईआरटी साइंस के प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी लोग देख सकते हैं, जो हमारे चैनल पर ही उपलब्ध है। आज हम सभी लोग इस क्लास के अंतर्गत क्लास 6 के लेसन 8 जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। साथियों, यदि आप सभी लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन बटन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। साथियों, बिना देर किए हुए हम लोग अपना क्लास शुरू करते हैं। तो लेसन है जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा। तो देखते हैं इसके अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको महत्वपूर्ण पॉइंट्स के रूप में यह क्लास बना हुआ है। तो देखते हैं कि पहला पॉइंट जैसे है कि जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण या वाष्पन कहलाती है। जो जल होता है वाटर H2O, जल का सूत्र होता है H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन के 1 अणु होते हैं। और साथियों, एक चीज जानते रहिए कि जो जल होता है वह यौगिक होता है। क्या होता है? यौगिक होता है। जल एक यौगिक है। तो जो पहला पॉइंट्स है, जल के वाष्प अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण या वाष्पन कहलाता है। जो जल होता है वह अगर वाष्प में बदल रहा है तो वह प्रक्रिया जो है वाष्पीकरण या वाष्पन कहलाती है। अगला पॉइंट क्या है कि देखते हैं, वाष्पीकरण की प्रक्रिया कमरे के सामान्य तापमान पर भी लगातार होती रहती है। जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है, यानी कि जल का जलवाष्प में परिवर्तित होना, वाष्प में परिवर्तित होना, जो वाष्पन कहलाता है, वह प्रक्रिया जो है वह टेम्परेचर जो है, अगर कमरे का नॉर्मल टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर भी जल का वाष्पीकरण होता रहता है। आप सभी लोग देखते होंगे कि यदि आप घर की धुलाई करते हैं तो कुछ समय के पश्चात वह घर सूखने लगता है। क्यों? क्योंकि वह जल वाष्प में बन करके उड़ने लगता है। और कैसे उड़ता है? उस कमरे का जो भी टेम्परेचर होता है उसी टेम्परेचर के अनुसार वह जल वाष्प में बदलने लगता है। अगला पॉइंट देखते हैं कि जलवाष्प अदृश्य होती है। जो जलवाष्प होती है वो हमें दिखती नहीं है, जलवाष्प अदृश्य होती है, लेकिन भाप में छोटी छोटी बूंदों की उपस्थिति से दृश्यमान बनाती है। जो जलवाष्प होती है वह अदृश्य होती है। जलवाष्प, पानी तो सूख जाता है, यह तो हम देख लेते हैं कि पानी नहीं है, लेकिन वह हमें दिखता नहीं है कि वह जलवाष्प के रूप में कैसे परिवर्तित हुआ, कैसे उड़ गया, कैसे अदृश्य हो गया। लेकिन भाप में जो होता है वह छोटी छोटी बूंदों के रूप में उपस्थित होता है और यही इसको दृष्टि योग्य यानी कि देखने योग्य बना देता है। अगला पॉइंट है कि जल वाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया जो है संघनन कहलाती है। अब इसमें क्या है कि संघनन किसे कहते हैं? जो संघनन जो होती है, यदि वह जलवाष्प है वह संघनित होकर के या द्रव अवस्था में परिवर्तित हो रहा है तो संघनन की क्रिया कहलाएगा। पॉइंट को फिर से ध्यान देख लीजिएगा, जलवाष्प के द्रव अवस्था में परिवर्तन की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। आगे देखते हैं, वायु में जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता भी कहा जाता है। वायु, हवा में जो जलवाष्प की मात्रा होती है उसे आर्द्रता भी कहा जाता है। जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता भी कहा जाता है। याद कर लीजिएगा, जल की 3 अवस्थाएं होती हैं। याद करिएगा, ठोस जो होता है ठोस के रूप में, जल बर्फ की अवस्था में होता है, द्रव अर्थात जल तो स्वयं रहेगा, और गैस अर्थात जलवाष्प के रूप में। जल की 3 अवस्थाएं में होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस के रूप में वह बर्फ के रूप में होता है, द्रव के रूप में वह जल होता है, गैस के रूप में वह जलवाष्प हो जाता है।
अगला है तापन और शीतलन करने पर जल अपनी अवस्था बदल देता है। तापन और शीतलन अर्थात गर्म करने पर या ठंडा करने पर जल जो है अपनी अवस्था को चेंज कर लेता है। अगर आप गर्म करते हैं तो जो जल होता है, जो पानी होता है, वह वाष्प में बदल जाएगा। अगर पानी को ठंडा करेंगे तो वह बर्फ में बदल जाएगा। अगला पॉइंट है कि ठोस के द्रव अवस्था में जो परिवर्तित होने की क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, वो पिघलना कहलाता है। मतलब किसी भी ठोस को यदि हम किसी भी तरीके से गर्म करके या जैसे भी अगर उसको द्रव अवस्था में परिवर्तित कर रहे हैं तो वह क्या होगा, पिघलना कहलाएगा। तो पॉइंट दिया भी है कि ठोस के द्रव अवस्था में परिवर्तित होने की प्रक्रिया पिघलना कहलाता है। बुक के अनुसार अगला जो है पॉइंट है कि द्रव के ठोस अवस्था में परिवर्तित होने की क्रिया को हिमीकरण कहते हैं। यदि द्रव है और वह ठोस अवस्था में बदल रहा है तो उस प्रक्रिया को हम लोग हिमीकरण कहते हैं। हिमीकरण क्या है, द्रव का ठोस अवस्था में बदलना। द्रव जो है यह कन्वर्ट हो जाता है ठोस में, तो क्या कहलाएगा यह प्रक्रिया, हिमीकरण। क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा यह, हिमीकरण। हिमीकरण कहलाएगा यह प्रक्रिया, क्या कहलाएगा, हिमीकरण। आगे देखते हैं अगला जो पॉइंट है, वायुमंडलीय जल जनित्र। वायुमंडलीय जल जनित्र मशीनें पीने योग्य जल बनाने के लिए आर्द्र वायु से जल एकत्रित करती हैं। यह कार्य वायु को ठंडा कर जलवाष्प के संघनन के माध्यम से किया जाता है। यह प्रक्रिया बर्फ के ठंडे जल से भरे कांच के गिलास के बाहर पानी की बूंदों के बनने के समान है। ध्यान से देख लीजिएगा। वायुमंडलीय जल जनित्र जो होता है, मशीनें, वायुमंडलीय जल जनित्र मशीनें पीने योग्य जल बनाने के लिए आर्द्र वायु से जल एकत्रित करती हैं। यह कार्य वायु को ठंडा कर जलवाष्प के संघनन के माध्यम से किया जाता है। यह प्रक्रिया बर्फ के ठंडे जल से भरे कांच के गिलास के बाहर पानी की बूंदों के बनने के समान है। आगे देखते हैं अगला जो पॉइंट है। एक बात और आप लोगों को जानकारी देते हुए चलते हैं कि आप लोग देखते होंगे कि कहते हैं कि जलवाष्प जो होता है वायु में उपस्थित नहीं होता है, या होता है, कैसे मानेंगे। इसका सीधा सा एक उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि आप अगर एक गिलास पानी लीजिए और वो पानी ठंडा होना चाहिए, तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे चारों तरफ वायु है, तो गिलास में जो पानी भरा है तो गिलास के बाहरी सिरे भी वायु टकराएगी। जब वह वायु टकराती है तो गिलास में जो पानी तो ठंडा होता है, उससे वह वाष्प जो होता है या फिर वायु जो होती है वह संघनित हो जाती है, और संघनित होकर के वह गिलास पर पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखने लगती हैं। तो इससे यह सिद्ध होता है कि वायु में भी नमी होती है, वायु में भी जलवाष्प होता है। आगे देखते हैं बरसात के दिनों में। अगला पॉइंट जो है कि बरसात के दिनों में वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिक होती है, इसलिए बरसात के दिन अधिक आर्द्र होते हैं। वायु के दिनों में जो जलवाष्प होता है, वायु में जो जलवाष्प की मात्रा होती है सर्वथा अधिक होती है, हमेशा अधिक होती है, इसलिए बरसात के दिन अधिक आर्द्र होते हैं, नम होते हैं। अगला पॉइंट है जल वाष्प युक्त वायुमंडल पृथ्वी के आसपास हवा की पतली परत। जलवाष्प युक्त वायुमंडल में ऊपर क्यों जाती है, जो पृथ्वी के आसपास की जो पतली हवा की जो परत होती है वो ऊपर क्यों जाती है, जानते हैं। इसका मुख्य पॉइंट जो है कि हल्की गैसों से भरे गुब्बारे वायु में ऊपर जाते हैं। इसी प्रकार जलवाष्प वायु से हल्की होती है, जिसके कारण यह ऊपर उठती है। जो हल्का चीज होता है वह ऊपर उठता है, इसीलिए जो जलवाष्प होता है वह वायु से हल्की होती है, जिसके कारण यह ऊपर उठती रहती है। अगला पॉइंट है जल महासागरों और पृथ्वी की सतह से जलवाष्प के रूप में वाष्पित होकर वायु में जाता है और वर्षा, ओलों तथा हिम के रूप में वापस लौटता है और अंत में बहकर महासागरों में चला जाता है। जल के इस प्रकार चक्रण को जल चक्र कहते हैं।
अर्थात जल जो है महासागर से या फिर पृथ्वी की सतह से जलवाष्प के रूप में वाष्पित होकर के वायु में चला जाता है, और वर्षा के रूप में या तो वह ओलों के रूप में या हिम के रूप में या फिर वर्षा के रूप में, ओलों के रूप में या फिर हिम के रूप में वह पुनः पृथ्वी पर गिरता है। और यह पृथ्वी पर जब ये पानी गिरता है पुनः यह पानी महासागरों में जाकर के मिल जाता है। तो जल का जो है इस प्रकार का चक्र जल चक्र कहलाता है। इस किताब पर आधारित अगला पॉइंट है कि परिस्थितियां जो वाष्पीकरण को तीव्र व धीमा बनाती हैं, परिस्थितियां रहेगा यहाँ पर, परिस्थितियां जो वाष्पीकरण को तीव्र व धीमा बनाती हैं, तीव्र व धीमा बनाती हैं, यहाँ वह रहेगा, वह है क्या है, वह संपर्क का क्षेत्र, नमी या हवा की गति। इन सभी की वजह से जो वाष्पीकरण या तो तेज होगा या तो धीमा होगा। उसके लिए क्या उत्तरदायी होते हैं, संपर्क का क्षेत्र होता है, नमी होता है और हवा की गति होती है। इस पुस्तक में बस इतना ही। इस पुस्तक के आधार पर जो प्रमुख पॉइंट्स थे वह आप सभी के लिए कवर कर लिए गए हैं। इस बुक में अब इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ बचा नहीं है। तो इस तरह से जल की विविध अवस्थाओं की यात्रा समाप्त हुआ। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस वीडियो को अगर आप पसंद करते हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके अपने सुझावों को ज़रूर दीजिएगा, जिससे कि हमें अगले वीडियो बनाने के लिए हमें मनोबल हमारा बढ़ता रहे और हम उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सुधार भी कर सकें।